चलिए आज हम लोग एक बिल्कुल नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेशन दे दिया था कि थोड़ी सी लॉन्ग आर की क्लासेस हमारी होने वाली हैं। लॉन्ग आर की क्लासेस का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप लोग भी साथ साथ में पार्टिसिपेट करें। चैट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब ये जो मैं स्पेसिफिकली सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम पास करने में 100% हेल्प करने वाली है। बिकॉज देखो क्या होता है कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होना चाहिए कि सर एग्जाम कैसे पास करें। बाकी सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, प्लेसमेंट, जॉब एंड ऑल। लेकिन सर एग्जाम ही पास नहीं होगे तो कैसे होगा। अच्छा, वॉइस लो आ रही, मैंने माइक दूर रखा है ना। ये एक नई प्रकार की सीरीज है जिसमें हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। मतलब आज के इस लेक्चर के बाद आपको, मतलब ये जो सीरीज है, नॉट ओनली दिस लेक्चर, मैंने करीब करीब इसके लिए ऐसे 3-3 घंटे की, 2.5-3 घंटे की एटलीस्ट 20 सीरीज सोच रखी है आप लोगों के लिए। आने वाले समय में टाइम थोड़ा सा और हम एक्सटेंड भी कर देंगे, वीकेंड्स की जगह वीकडेज को भी इसमें शामिल कर लेंगे, जिससे कि आप लोग अल्टीमेटली पास हो सकें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मुझसे, आप लोगों से बाद में पूरा डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग बिल्कुल हमारे एक वेब पोर्टल है, उसके ऊपर आपको एलएमएस है, उसमें ये लाइव क्लासेस आपके सामने मेरा फेस दिख रहा है। कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, आप लोगों के आंसर मैं दे पा रहा हूँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मेरी एक लाइव सुबह भी चलती है, उसके बैच के स्टूडेंट्स अलग हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाएं। क्योंकि बीच बीच में आप लोग कोशिश कीजिए कि जब कभी भी सैटरडे संडे अगर आप आए तो 5 मिनट पहले आ जाएं, क्योंकि अब मैं ऐड करते रहूंगा तो फिर एक फ्लो चले जाएगा। जिन स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है डे 1 पर आज जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे लास्ट के 5-10 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। पहला डे जिन लोगों का है वो डेफिनेटली अलग से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बट मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज को अगर अटेंड करने जा रहे हैं तो एक काम आपको करना है, एक नहीं 3 काम करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम, साथ में कैलकुलेटर लेकर जरूर बैठें। पता चले आप कैलकुलेटर ही नहीं लेकर आ रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे। और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको 100% मिलेगी, 100%, क्योंकि ये लेक्चर में नोट्स भी मैंने डिजाइन किए हैं, समरी नोट्स, चार्ट, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, आपको जो भी होमवर्क दिया जाए उसको डेफिनेटली करें और नोट्स जरूर बनाएं। मतलब अगर आपको लगे कि नोट्स की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आज मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो हमारे एलएमएस में अपलोड हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं, अराउंड 60 स्टूडेंट्स तो अभी लाइव आ चुके हैं, और सुबह की बैच में भी करीब करीब 80 के अराउंड स्टूडेंट्स थे। तो सारों को तो इसमें नहीं बुला सकते क्योंकि जूम की एक लिमिटेशंस होती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक सीरीज, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जाने वाला हूं कि आपको सिर्फ यही नोट्स पढ़ना है और क्वेश्चंस करने हैं। तो आज से जो सीरीज शुरू होने जा रही है वो शुरू होने जा रही है फॉरेन एक्सचेंज की। तो फॉरेन एक्सचेंज को गवर्न करने के लिए 2 टर्मिनोलॉजी हैं। एक है IAS 21, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, और एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 830। तो आप लोगों को दोनों समझ में आ जाएगा, मतलब कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब दोनों ही चीजें समझ में आ जाएंगी तो कोई इशू ही नहीं है। तो सर कोडिफिकेशन कहां पे चलते हैं? यूएस गैप में। कोडिफिकेशन कहां चलते हैं? यूएस गैप में। और अपार्ट फ्रॉम यूएस गैप अक्रॉस वर्ल्ड क्या फॉलो करता? IFRS। अब इंडिया भी IFRS फॉलो करता है, जिसको इंड एस के नाम से जाना जाता है। तो आज के बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 830 और IAS 21 में किसी प्रकार की कोई इशू नहीं आएगा। तो इस लाइव क्लास का मैं वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो अगर पहली बार फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ने जा रहे हैं
उन्हें एक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, ये लाइव क्लास ही है, चैट में पढ़ पा रहा हूं अमित सिंह। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जो यूट्यूब पे भी देखेंगे उनको भी IAS 21 में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप पूरे इस लेक्चर को देखेंगे। करीब करीब 2.5 घंटे के आसपास हम समय लेने वाले हैं। आज अगर टाइम कम पड़ गया तो हम कल भी इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो सर अप्रोच क्या होने वाली है, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो YouTube पे भी देखते हैं वीडियोस को, तो ये वाला जो टॉपिक है इंटायर इंटरनेशनल कोर्सेज में कवर होता है। IFRS में IAS 21 के नाम से पूछा जाएगा। US CPA में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 830, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, स्टडी यूनिट 15 का टॉपिक 2 यही है। US CMA के पार्ट 1 में भी पूछा जाता है, तो और ACCA में भी है, और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट इसको इंड एस के नाम से जानते हैं। तो सबको कवर कर लिया मैंने, इसमें किसी चीज को नहीं छोड़ा। और क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट ज्यादातर मेजॉरिटी बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका CA बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा यह है कि मैं क्लास में थोड़ा सा स्लो चलूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, और आप लोगों को लाइव चैट में मौका दूंगा कि आप आंसर दे सकें। अब कई स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिख रहे हैं मेरी फर्स्ट क्लास है, तो अभी आपको, क्योंकि ये लाइव होने वाली है क्लास, यूट्यूब पे भी जाने वाली है, तो अभी आप लोगों के जो पर्सनल क्वेश्चन है मैं वो स्टॉप करके ले लूंगा। मैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आज हमारे पास बहुत लंबा टाइम है। तो पेशेंस के साथ में कंसिस्टेंटली चैट में ना लिखें। चैटिंग का मौका आपको बिल्कुल लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर एनालिसिस Q&A सेशन लूंगा मैं। मतलब ये जो सीरीज शुरू होने वाली है, इस सीरीज का कंटेंट भी मैं आने वाले समय में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर कंटेंट डिस्कस करूंगा तो वो थोड़ा सा हम डिले हो जाएंगे। आप आज लंबा बैठिए मेरे साथ, आपको सब समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, जिनकी पहली क्लास है क्या करना, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। IAS 21, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 830। तो जब कभी भी कोई आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सर हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सर अगर हम नाम पे जाएं तो बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, कि अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती है, क्या करती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती है, तब वहां पर फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और उस फॉरेन करेंसी के इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा वही हम समझने वाले हैं। एक बार मैं बीच में आप लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला नो ऑडियो, तो बाकी किसी ने नहीं बोला, तो एक दो लोग कंफर्म कर दें, बिकॉज ये लाइव क्लास है तो मुझे कोई रिकॉर्डेड नहीं है, तो मुझे पहले ये देखना है कि सबको आ रही है। चलिए सभी को आ रही है, चलिए तो सभी को आ रही, तो मैं, क्योंकि मेरे यहाँ इंटरनेट परफेक्ट है, तो सभी लोग ना लिखें, 670 चैट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, एक दो लिख दीजिए सबको आवाज आ रही है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, बार बार मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा अभी, तो अभी आप 10 मिनट्स चैट को ना लिखें ताकि मैं स्टार्ट तो कर दूं। द इफेक्ट इन चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, तो हमने बात करी कि सर अगर हम कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे या तो आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो आपको फॉरेन करेंसी को बाय करना पड़ेगा। सर एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आपके पास आएगी और फॉरेन करेंसी को आपने सेल करना है। तो जब इन फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करते हैं, तो बाय करने के टाइम रेट अलग हो सकता है और सेल करने के टाइम रेट अलग हो सकता है। तो इस चेंजेस के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, IAS 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन में हम सब सीखने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ बिल्कुल लेमेन एग्जांपल भी आप लोगों से पूछूंगा, बिकॉज आप सभी का बैकग्राउंड आई कैन अंडरस्टैंड की ग्रेजुएशन है, बीकॉम है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, कोई एडवांस लेवल पे नहीं चलेंगे। तो अब मैं एक्सेल शीट पे जाऊंगा जिससे कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में समझा सकूं, पूरा डिटेल में कर सकूं। तो इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। लेट्स से हम इंडिया में है ना,
हाँ सर, हम इंडिया में हैं और हम यूएसए के साथ में डील करते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हमने गुड्स को सेल किया और लेट्स से हमने गुड्स को सेल किया 1 जनवरी 2022 को। हम इंडिया में हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम 31 मार्च 2020 को क्या करते हैं, बनाते हैं। हमारे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है 31 मार्च 2020। ठीक है सर, 2020 में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करना है। जिस दिन हमने गुड्स को सेल किया उस दिन $1000 का हमने गुड्स सेल किया था और जाके बैंक के पास हमने पूछा कि रेट क्या चल रहा है, तो उन्होंने हमें बताया $1 का आज का रेट ले लेते हैं, 80 रुपीज अप्रोक्सीमेट ले लिया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर ये तो हो गई आपकी ट्रांजैक्शन डेट। कौन सी डेट हो गई? ट्रांजैक्शन। हाँ सर, ट्रांजैक्शन डेट हो गई। ठीक है सर, ये ट्रांजैक्शन डेट आपने बोल दी। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या यहां पे किसी प्रकार की कोई रिस्क है? आप लोगों को आंसर जरूर देना है कि सर क्या यहां पर कोई रिस्क है क्या, कि ट्रांजैक्शन डेट हमने करा 1 जनवरी को गुड सेल किया 1 जनवरी, और हमें पता है कि ये पैसा हमें आज नहीं मिलने वाला है, हमें पैसा मिलने वाला है 15 अप्रैल। तो सर अगर हमें 15 अप्रैल को फंड मिलने वाला है तो हमारे मन में रिस्क क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के साथ में। सो सर रिस्क है कि कई करेंसी की रेट में चेंजेस ना हो जाए, यही रिस्क है ना आपको, और क्या रिस्क है? तो अब रिस्क को भी 2 कैटेगरी में हम फॉल करेंगे। यहां पे रिस्क को हम कैटेगराइज करेंगे यहां पे, ठीक है। चलिए, तो रिस्क को हम कैटेगराइज करते हैं। यहां पर सर रिस्क किस चीज की है? कहीं डॉलर एप्रिशिएट हो जाए, इस चीज की रिस्क है। डॉलर अप चले जाए या इंडियन रुपीज, सबसे पहले यही समझना बहुत जरूरी है। रिस्क किस बात की है सर? कि रुपया स्ट्रांग हो जाए तो नुकसान होगा या डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो नुकसान होगा? ये बात आपको डे 1 से पहले, डे से यही बात पता होनी चाहिए कि सर अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो नुकसान होगा या इंडियन रुपीज स्ट्रांग होगा तो नुकसान होगा। अगर आप इस बात को समझें तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो सर आपने वर्ड यूज किया स्ट्रांग और वीकनेस, कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग होगी तब हमें नुकसान होगा एज ए इंडियन एक्सपोर्टर। तो आप सोचिए कि अभी $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज मिलते हैं। मतलब अगर मैं अपने बैंक को जाऊं और बोलूं कि मैंने एक कस्टमर को $1000 बेचे, आज मुझे आप 80 रुपीज के अकॉर्डिंग 80,000 पे कर दो बेटा। हाँ सर, तो 80 मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डॉलर स्ट्रांग हो जाए, डॉलर कब स्ट्रांग होगा? आज $1 में अभी 80 आता है, अगर वो 90 आ जाए तो वही पैसा हमें कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दें सर 90 के अकॉर्डिंग, हमें 90,000। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो यहां पे तो फायदा है, लेकिन एक मन में डर है कि कहीं इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गया तो। अब इंडियन रुपीज कब स्ट्रांग होगा? कि अगर पहले $1 में 80 आते थे, आज की डेट में $1 में अगर 75 आना शुरू हो गए, $1 इज इक्वल टू 75 हो गया। हाँ सर, $1 इज इक्वल टू अगर 75 हो गया तो जो पैसा हमें 80,000 मिलना था वो कितना मिलेगा? तो हमारे मन में एक रिस्क है कि कहीं हमारी INR स्ट्रांग ना हो जाए। हमारे मन में सबसे बड़ा डर यही होगा। सबसे बड़ा डर आपके मन में यही होगा ना, एज ए भारतीय आप सोचोगे यार रुपया स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपका सारा गुड्स कहां बेचते हो? आप अमेरिका में बेचते हो, तो आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि डॉलर स्ट्रांग हो, क्योंकि आपको क्या है, यहां से बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं कि कई बार IT कंपनीज के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है ड्यू टू फॉरेन करेंसी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सर आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया
कि अगर आज $1 इजिकल टू 80 है और कल को अगर सर यहां पर इंडियन रुपीस क्यों स्ट्रांग हो रही है? सर पहले $1 में 80 रुपीस आ जाते थे, अब $1 में कम इंडियन रुपीस आ रहे हैं। इसका मतलब इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो रहा है और हमारा डॉलर क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। तो अगर डॉलर वीक होगा तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस नुकसान की अकाउंटिंग कैसे की जाए? इस फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का, ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाए, यही बात के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, या कह लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बनाए गए। और वो कोडिफिकेशन का ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं क्लियर होगा। तो हम वापस से आते हैं हमारी नोट्स की ओर, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी सर एक ऑब्जेक्ट है। IAS 21 इज टू प्रिस्क्राइब हाउ टू इंक्लूड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन and foreign currency operation in the financial statement of the entity and how to translate into financial statement into a presentation currency। मतलब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट है कि आप जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें करेंसी का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, यही सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलने वाली। तो क्या बोला? हाउ इंक्लूड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अब आने वाले समय में आप एक वर्ड और समझेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेटिव्स का भी समझाने वाला हूं। एक बात समझिए कि हमने यहां पर बात की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, और एक वर्ड हम बोल रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। क्या कोई स्टूडेंट है जो मुझे बता सकता है सर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? पहली बात तो ये आपको सोचते आना चाहिए, ट्रांसलेशन और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? क्या आप में से कोई स्टूडेंट सोच सकता है इस बात को? नो आइडिया? कुछ लोगों को आइडिया आ गया है। सर सीधी बात है कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए मेरा जो एग्जांपल था जिसमें मैंने फॉरेन में गुड्स को सेल किया, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन था। और अगर मान के चलिए मैं, सोचिए जैसे अमेजोन है, अमेजोन इंडिया में फ्लिपकार्ट कंपनी के शेयर्स को खरीद ले, उसको अपनी सब्सिडरी बना ले। सोचो आप कि अमेजोन है, अमेजोन भी डिलीवरी करती है और फ्लिपकार्ट भी गुड्स की डिलीवरी करती है। अमेजोन फ्लिपकार्ट कंपनी के शेयर्स को खरीद ले, उसको अपनी 75% शेयर होल्डिंग कर ले, और अब वो उसकी क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई। तो जब सब्सिडरी कंपनी और पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्लब करेंगे बेटा, कंसोलिडेट करेंगे, तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो सर अमेजोन कहां पर है? सर अमेजोन यूएसए में है। और फ्लिपकार्ट कहां है सर? फ्लिपकार्ट तो इंडिया में है। तो क्या इंडियन करेंसी और यूएस करेंसी के दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लब किया जा सकता है सर? नहीं किया जा सकता ना सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लिपकार्ट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, किसमें? यूएसडी में। क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि अमेजोन क्या है? पेरेंट कंपनी है, और फ्लिपकार्ट क्या है? सब्सिडी। तो सर आपको ये वाला अकाउंटिंग स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना भी सिखाने वाला है। तो सर फॉरेन करेंसी में बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, और फॉरेन करेंसी में किए गए ट्रांजैक्शन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए दो ही चीज, एक चीज है इंटरनेशनली, अदर देन अमेरिकन कंपनी IAS 21, और अमेरिकन कंपनीज क्या फॉलो करती हैं? यूएस गैप, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 830। आई गेस यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को सोच के बताना। 2.5-3 घंटे का सेशन है। आज आप जो भी सीखेंगे ना, आप ये मान के चलिए फॉरेन एक्सचेंज आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो जाती है तो एज ए इंपोर्टर, सुन लेना मेरी बात, अगर डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, एज ए इंपोर्टर आपको गेन होगा या लॉस होगा? ये सोचना आना चाहिए आपको डे वन से।
अगर डोमेस्टिक करेंसी, अब देखो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग लिखना शुरू कर दिया, किसी ने लॉस, किसी ने प्रॉफिट, कि सर अगर डोमेस्टिक करेंसी, होम कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो जाती है तो सर क्या फर्क पड़ेगा एज ए इंपोर्टर। मतलब सोचो, मैंने अमेरिका से माल खरीदा, $1000 इजी, $1000 का माल खरीदा सर, आज रेट था 80। अब मुझे $1000 के लिए मल्टीप्लाई 80,000 रुपीज पे करना था। बैंक के पास जाता, बैंक जी एक $1000 दीजिए, 80 मल्टीप्लाई करके 80,000 लीजिए। लेकिन अब मुझे पता चला हमारे देश की करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो अब उस $1000 के लिए मुझे 80 नहीं, लेट से 75 देना पड़ा, तो मुझे 80 की जगह 75 देना पड़ेगा, तो बेटा प्रॉफिट होगा ना। अब बात यही आती है कि सर ये प्रॉफिट जो है ये कहां पर आना चाहिए। मेरे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहला डे मेरा अटेंड किया, मैंने एक एग्जांपल दिया था, इस प्रकार के प्रॉफिट को क्या इनकम स्टेटमेंट में सीधे क्रेडिट कर दें, यस और नो। जो भी ये आंसर दे दे वो ध्यान से पढ़ता है मेरी क्लासेस, और मैं 2-3 लोगों के नाम लेकर पूछूंगा। अब 44 लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया तो 44 आंसर तो नहीं पढ़ सकता, बस ये प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, तो कुछ एक पढ़ लूंगा। मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दें। श्रुति लिख रहे हैं सर, हाँ पंकज ने ठीक लिखा है, कुछ लिख रहे हैं सर, वेरी गुड। चलिए यहां पर बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया। सर इस प्रकार के गेन को देखिए, जो स्टूडेंट आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं ना, उन्हें एक लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा कि क्या ओसीआई होता है, क्या नेट इनकम होता है। तो सर हम तो आज पहले दिन ज्वाइन किए हैं, तो सर क्या हमको समझ में नहीं आएगा? बेटा टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सारे लेक्चर प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके एलएमएस में डाल दिए हैं। डे 1 से बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लेक्चर मिल जाएगा, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो सुपर 75 फंडामेंटल पढ़ाते हैं उसका पहला लेक्चर आप देख लो, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है सुपर 75 के नाम से, उसमें भी इस बात का आंसर दिया हुआ है मैंने कि सर किसी भी प्रकार का अनरियलाइज गेन, जो अनरियलाइज गेन है वो कहां पर आएगा, वो ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। तो ये बात किसी को नहीं समझ में आई है तो वो जरूर लिख देना सर ये ओसीआई हम भूल गए, तो ऑब्वियस ही बात है सबको समझ में आ गया है, ये नेट इनकम में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आपने क्लियर की, अब मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि ये क्लास में कुछ सीपीए वाले स्टूडेंट भी हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर पूछने वाला हूं कि अगर किसी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है, किसी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है, तो वहां पर इंपोर्ट बढ़ेगा या एक्सपोर्ट बढ़ेगा? इस बात का आंसर भी आपको देना। उस कंट्री में इंपोर्ट बढ़ जाएगा या एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? अब आप सोचिए कि सर हम थे यूएसए में हैं, हमारे देश की कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो हम फॉरेन कंट्री से, हमारी देश की कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो गई तो हमको दूसरे देश का गुड्स क्या लगने लगेगा? सस्ता लगने लगेगा ना सर। अरे हमारी कंट्री में $1 में अगर 100 इंडियन रुपीज आ जाते हैं लेट से, तो हम इंडिया का गुड्स बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ सर करना शुरू कर देंगे। तो बस इस बात का आंसर आप लोगों ने ही दे दिया कि सर अगर डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा तो वहां के लोग दूसरी कंट्री के गुड्स को भी बहुत इजीली क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, वहां पर इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई गेस ये बात सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो सोच रहा हो कि सर ये क्या बोल दिया आपने, तो वो बिल्कुल लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया बेटा, मैंने अब देखो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी 75 स्टूडेंट लाइव बैठे हुए हैं, है ना। अब 75 स्टूडेंट लिख देंगे जिनको समझ में भी आ गया, और जिस बेचारे को समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, वो अपना आंसर ही नहीं पूछ पाएगा। 75 अगर चैट पढ़ूंगा तो फिर 75 चैट का आंसर देना मुश्किल हो जाएगा, फिर लाइव क्लासेस कैसे पढ़ेंगे हम, है ना। तो आपको जब भी जेन्युइन डाउट आए बेटा पूछो। अब अविनाश लिख रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो अविनाश बेटा सिंपली भाई मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको कि सर $1 में 100 रुपीज आते हैं, मान के चलो पहले $1 में 80 रुपीज आते थे। तो अगर आपको एग्जाम्पल और देते हैं थोड़ा सा, है ना, ये लिख देते हैं बात, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि सबको समझ में आना बहुत जरूरी है।
कि सर लेट से हमको इंडिया से 80,000 का माल खरीदना है, और उस दिन हमने जाके रेट पता किया, $1 इजिकल टू 80 रुपीज था, तो हमें कितने रुपीज देने, कितने डॉलर देने पड़ते हैं? 80,000 डिवाइडेड बाई 80, $1,000 पे करने पड़ते। लेकिन अगर हमारे देश की करेंसी मतलब यूएसए की करेंसी स्ट्रांग हो जाती, $1 इजिकल टू 100 हो जाता, तो सर 80,000 के लिए कितने डॉलर देने पड़ते? सर $800 देने पड़ते। हाँ सर, तो आप सोचिए, पहले $1,000 देने पड़ रहे थे, अब $800 देने पड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, फॉरेन कंट्री का गुड्स अगर आपको सस्ता पड़ेगा तो आप अपने देश से माल खरीदोगे कि फॉरेन कंट्री से माल खरीदना ज्यादा पसंद करोगे? ऑब्वियसली बात है सर, हम फॉरेन कंट्री से माल खरीदना पसंद करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट की क्वांटम क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ऐसे लॉजिक्स आपको बिल्ड करते आना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम तो IAS 21 पढ़ रहे हैं और पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आई गेस आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सर ये PDF कहां से मिल, बेटा ये नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे LMS में, हमारे जो स्टूडेंट लिख रहे हैं। अब कुछ डेफिनेशंस में यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आज की इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है। मतलब अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो मुझे अगली स्लाइड पे पढ़ने मत देना आप लोग, पहली बात। और समझ आ जाए तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी समझ में आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन को पहले आप पढ़ लीजिए कि फंक्शनल करेंसी, कुछ डेफिनेशन दी गई है। फंक्शनल करेंसी किसको बोलते समझाया जा रहा है आपको। द फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि ऐसा इकोनॉमिक एनवायरमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट्स करती है। इसके कुछ फैक्टर हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो कुछ फैक्टर्स सबसे पहले पढ़ें। द करेंसी दैट प्राइमरी इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस पहली लाइन को ही समझ लीजिए क्या लिखा है। द करेंसी दैट प्राइमरी इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस, यूजुअली द करेंसी इन विच प्राइस आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड। बस यहीं पर समझ के जाना है। मतलब सर ऐसी करेंसी जो कि, हमने क्या बोला कि सर जो कि सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, और उसके साथ में ब्रैकेट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, यूजुअली द करेंसी इन विच प्राइस आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड। बस इस लाइन को, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन अगर उस करेंसी में डिनोमिनेटेड है और उसी करेंसी में सेटल्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। एग्जाम्पल में आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हमें समझनी है। 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, नॉट वन। फंक्शनल, हम एक US बेस्ड कंपनी है और इंडिया और UAE समझते हैं ना, दुबई, यूनाइटेड, ज्ञान फुल फॉर्म क्या है ना, सबको पता ही होगा, दुबई। तो सर दुबई की करेंसी क्या है? देहरम। और इंडिया की करेंसी है INR, है ना। अब आप लोग बताएंगे, US की करेंसी है USD, डॉलर। अब US ने दुबई में कोई गुड सेल करना है, दुबई में गुड सेल करना है, लेकिन उसने देखा कि यार इंडिया में है ना लेबर थोड़ी सी चीप है। सब कॉन्टिनेंट में अगर हम श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा लेबर अदर कंट्री के कंपैरिजन में चीप है। इसीलिए तो आप देखते हैं ना, अब आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी भी होती होगी, आप देखते नहीं है जितनी भी बिग 4 हैं इंडिया में हैं, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट को 10 लाख में हायर कर लेती हैं अकाउंटिंग के काम के लिए, 8 लाख 10 लाख एवरेज। और वही अगर उनको वही काम कर, जैसे इंडिया में, थोड़ा सा से हट के बता रहा हूँ, USCP है, 10 लाख का पैकेज देते ना इंडियन को, और काम कौन सा करा रहे हैं? एक्सेंचर, जेनपैक्ट, वही सब US कंपनी का ऑडिट, US कंपनी की अकाउंटिंग। अगर वही उनको अकाउंटेंट अमेरिका में हायर करना होता है, USA में,
तो मिनिमम सैलरी देनी पड़ती $75,000, और इंडिया में कितनी देनी है? 10 लाख रुपए देनी। तो उन्होंने क्या करा, बोले काम करो ना, इंडिया से सीपीए हायर कर लो, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, यही अमेरिका में $75,000 देना पड़ता। काम तो दोनों ही कर रहे हैं वही। कितना बढ़िया दिमाग लगाया उन्होंने कि $75,000 को 80 से मल्टीप्लाई करके देख लो, और इधर 10 लाख से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो अब यूएस बेस्ड कंपनी ने देखा इंडिया में लेबर सस्ती है, तो यहां उन्होंने एक कंपनी बना ली, यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली तो यहां पर पूरा प्रोडक्शन का काम किया, और प्रोडक्शन का काम करके इसको बोला कि माल आपको बेचना है दुबई में। हम डायरेक्ट दुबई में नहीं बेच रहे, क्योंकि यूएसडी सीधे यहां पे बेचने की बेटर हमने इंडिया में डाला, और जो भी सेल करोगे वो पूरा एईडी में करोगे। तो अब यहां पर 3 करेंसी इन्वॉल्व हो गई। यूएस कंपनी का डायरेक्शन है इंडियन कंपनी को कि आप दुबई में माल बेचो, बिलिंग जो होगी, इनवॉइस जो होगी वो दुबई में होगी, एईडी में होगी। हमारी कंट्री की करेंसी है यूएसडी। प्रोडक्शन यूनिट डली है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे डली है? इंडिया में। तो इंडिया का इंडियन कंपनी लॉ भी इन्वॉल्व हो गया, और इंडियन कंपनी लॉ बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो वो आईएनआर में बनाना है। अब आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन तीनों करेंसी में फंक्शनल करेंसी कौन सी है, तो क्या बोलोगे आंसर? क्या बोलोगे कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है? अब देखो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर। एक स्टूडेंट लिख रहा है सर यूएसडी इज अ फंक्शनल करेंसी। तो पहली बात, जो बेटा यूएसडी वाले हैं वो आंसर गलत है। यूएसडी की जो करेंसी है ये है आपकी पेरेंट की, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। ये क्या है बेटा? अब यूएस कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएसडी में बनाएगी, तो हम क्या बोलेंगे सर? यूएसडी। और अभी मैंने आपको बोला कि जिसमें सेल होती हो, जिस करेंसी में पूरी सेल होती हो, वो करेंसी क्या है? फंक्शनल करेंसी। तो एईडी क्या हो गई आपकी? फंक्शनल करेंसी हो गई सर। अब इंडियन करेंसी को क्या बोलेंगे, ये आप लोगों को मौका दिया है। आईएनआर को क्या बोले सर? आईएनआर का लिखते चलो बस। आईएनआर इज योर फॉरेन करेंसी। आगे समझ में कि नहीं? आईएनआर क्या होगा बेटा? यहां पर फॉरेन करेंसी है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में नहीं सर ये फॉरेन करेंसी? सो बेटा सबसे पहले सोचो कि अमेरिका, अमेरिका में कंपनी है? हाँ सर है। अमेरिका अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनाएगा? सर अमेरिका अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएसडी में बनाएगा ना। तो जिस करेंसी में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, पेरेंट कंपनी की करेंसी को हमेशा क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे। और ऐसी कंट्री जो आपकी ना तो फंक्शनल है ना रिपोर्टिंग है, उसको क्या बोल देंगे सर? सीधे उसको बोल देंगे फॉरेन करेंसी। सर ये हमारी रिपोर्टिंग करेंसी तो है नहीं, क्योंकि हम तो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो हमारे लिए रिपोर्टिंग करना इंडियन में तो कंपलसरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स ए फॉरेन। सर फंक्शनल क्यों नहीं? क्योंकि फंक्शनल में जिस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं उसका एग्जांपल आपने दिया कि सर जिसमें हम सेल कर रहे हैं, जिसमें हम परचेज कर रहे हैं, वो सारी करेंसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। तो सर आपका कहने का मतलब है आईएनआर इज ए फॉरेन करेंसी फॉर यूएस बेस्ड कंपनी। तो ये कंसेप्ट कहां पर अराइज होगा? मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में ये कॉन्सेप्ट क्या है? अराइज होने वाला है। ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको कभी स्क्रीन ना दिखे तो जरूर बोल देना, क्योंकि मैं स्क्रीन बार बार चेंज करता रहता हूं, क्योंकि एक्सेल पे आना है, फिर नोट्स के ऊपर आना है, और नोट्स बिल्कुल ऐसे दिखें कि आपको अच्छे से दिख भी सकें। तो सर पहली बात आपने बोली, पहली लाइन, यूजुअली द करेंसी इन विच द प्राइस आर डिनोमिनेटेड। अब आगे हम बढ़े। जिनके कोई डाउट है वो एक साइड में लिख के रख लें। प्रियंका मुखर्जी, सर आई हैव वन डाउट।
तो अभी जो भी डाउट है उसको थोड़ी देर पॉज करके ले लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हैं। अब हम एक और कंडीशन बात कर रहे थे, करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कंपटीशन एंड रेगुलेशन प्राइमरली इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस। अब मुझे बताइए, एक अमेरिकन कंपनी है, अब उसने अगर किसी कंट्री में सेल करना है और वहां का रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आपकी सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस कर दे। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जैसे मान के चलो हम चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब आप सभी को पता होगा चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां की गवर्नमेंट वहां की करेंसी को, वहां की जो करेंसी है वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मार्केट नहीं डिसाइड करता है। चाइनीज करेंसी, तो वहां पे क्या लिखा था, करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कंपटीशन एंड रेगुलेशन प्राइमरली इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस। अब अमेरिकन कंपनी को चाइना में कोई माल बेचना है और आपको मालूम है कि चाइना की कंट्री की करेंसी चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होती है, तो वो आज चाहे तो $1 इजिकल टू 40 बोल दे तो भी वही होगा, वो आज बोल दे $1 इजिकल टू 45 वही होगा। तो इसका मतलब चाइनीज करेंसी अमेरिकन कंपनीज के लिए क्या हो जाएगी, सीधे फंक्शनल करेंसी हो जाएगी, क्योंकि वहां का रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की प्राइस के कारण आपकी सेल प्राइस इंपैक्ट हो जाती है। आप कैसे इंपैक्ट हो जाती है इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपने कोई गुड्स बनाया, आपको मालूम है कि वो गुड्स आपको $1000 का आपके यूएस में पड़ा है। एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। एक अमेरिका की कंपनी है, उसने एक गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और जैसे ये मान के चलो ये फोन बनाया है ना, ये फोन बनाया और उन्होंने इसकी कॉस्ट देखी, बोले यार इसको अमेरिका में बनाने पर $1000 का खर्चा आता है, लेकिन माल हमको चाइना में बेचना है। और आज हमने देखा कि चाइनीज गवर्नमेंट बोल रही है कि $1000, $1 इंटू 40 चाइनीज करेंसी हमने रेट मान लिया। अब आप अगर चाइना में माल बेचोगे तो आपको $1000 इंटू 40 करके इतने चाइनीज रुपीस मिल जाएंगे। कल को चाइनीज गवर्नमेंट बोल दे नहीं, $1 इजिकल टू 40 नहीं है, $1 इजिकल टू 50 है, या $1 इजिकल टू 30 है, तो आपकी सेल प्राइस उस प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कारण क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। अब जब चाइना के कस्टमर को माल बेचने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि अगर इस कंट्री में माल बेचना है तो यहाँ की कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हमारी प्राइस को इंपैक्ट कर देती है। तो क्योंकि करेंसी की प्राइस उस कंट्री के इकोनॉमिक और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के कारण हमारी सेल प्राइस चेंज हो सकती है, तो फिर उस प्रकार की करेंसी को हम क्या मान लेंगे, फंक्शनल करेंसी मान लेंगे। तो फंक्शनल करेंसी का मतलब डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, द प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। अब तीसरा एग्जांपल पढ़िए, करेंसी दैट प्राइमरली इन्फ्लुएंस द लेबर एंड अदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर मान के चलिए एन नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं ना। अब आपने एक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी और इंडिया में आपको मालूम है कि लेबर डिसाइड करेगी कि हमारा प्रोडक्ट किस कॉस्ट पे पड़ेगा। कल को इंडियन गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस का लॉ लेकर आ जाए कि अगर 8 घंटे में अगर कोई लेबर काम करेगी तो उसको लेट से 50,000 देना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा लॉ चेंज कर दे तो क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मुझे बताइए। मतलब मैंने एक यूएस कंपनी ने डिसीजन लिया कि भैया सारा माल बनेगा कहां पर, इंडिया में बनेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का गुड सस्ता है, इंडिया की लेबर सस्ती है, इंडिया में सब कुछ अच्छा है, लेकिन माल इंडिया में बनाएंगे लेकिन बेचेंगे हम ऑस्ट्रेलिया में। अब मुझे बताइए, मेरे इस एग्जांपल में इंडियन इज योर फंक्शनल करेंसी या ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज योर फंक्शनल करेंसी? आपने माल कहां पे बनाना है सर? माल इंडिया में बनाना है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेबर लॉ के ऊपर। और आपको पता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कल को डिसाइड कर ले, दिल्ली में केजरीवाल बोल दें कि भैया आज से दिल्ली में जो भी फैक्ट्री होगी लेबर को 25,000 रुपए देना पड़ेगा 8 घंटे के लिए। अब आप क्या कर लोगे, अमेरिकन कंपनी तो क्या करोगे, केजरीवाल को फोन तो नहीं करेंगे ना ट्रंप साहब कि भैया नहीं तुमने 25,000 क्यों कर दिए, क्योंकि अब आपकी लेबर जो पहले 10,000 ले रही थी 8 घंटे काम करे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ रही थी, अब आपके इस लॉ के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स चेंज हो जाने वाली है। बिकॉज हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज होने वाली है, दैट्स व्हाई भले ही पूरा माल बनाकर हम ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में बता रहे हैं, बट स्टिल कौन सी कंट्री की करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी?
इंडियन। अब अंकुर गोयल ने बिल्कुल ठीक बात लिखी कि सर एवरी कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करेगी तीनों फैक्टर को देखेंगे और इस केस टू केस बेसिस हम ये डिसाइड करेंगे कि फंक्शनल करेंसी कौन सी। तो ऊपर की डेफिनेशन, फंक्शनल करेंसी द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, और इसको जज करने के फीचर्स क्या होते हैं। पहला क्राइटेरिया देखोगे कि यार यूजुअली प्राइस किसमें कोट कर रहे हो आप, पहला क्राइटेरिया देखोगे। दूसरा देखो कि क्या रेगुलेशन हमारी सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या सर। तीसरा देखोगे क्या इस कंट्री की कॉस्ट, इस कंट्री की प्राइमरी जो फैक्टर है लेबर एंड अदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारी चीज अगर हमारी प्राइस को इंपैक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंपैक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको यही है कि आपको केस टू केस बेसिस फंक्शनल करेंसी को पहचानना। अब हमने सर फंक्शनल करेंसी को पहचान लिया, उसके बाद क्या काम आएगा, द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। तीसरा, इफ फॉरेन करेंसी इज एनी करेंसी अदर देन एंटिटीज फंक्शनल करेंसी। तो सर अगर वो फंक्शनल करेंसी नहीं है तो या तो वो हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है जिसको हम रिपोर्टिंग करेंसी भी बोल सकते हैं, या वो क्या हो सकती है हमारे लिए फंक्शनल और रिपोर्टिंग दोनों ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन करेंसी हो जाएगी। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर कैन वी चेंज द फंक्शनल करेंसी। अब मुझे बताइए आप क्या इस बात का आंसर कोई दे सकता है, क्या हम हमारी फंक्शनल करेंसी को चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को मौका दिया है सोचने के लिए, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए, एक आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल ली इंडिया में, सारा काम आप इंडिया में कर रहे हो, तो अब अगर आपने ट्रांजैक्शन इंडिया में करना है, मैन्युफैक्चरिंग डाल दी, सारा प्रोडक्शन वही हो रहा है, तो अब आप अपनी करेंसी को बार बार तो चेंज नहीं कर पाओगे ना, अनलेस चाइना जैसी सिचुएशन हो जाए कि जो चाइनीज कंपनी चाइना में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उठाकर हम इंडिया में लेकर आ जाए, नोएडा में हम एप्पल की फैक्ट्री खोल लें, तो एप्पल कंपनी का सारा प्रोडक्शन इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो फिर इंडियन करेंसी क्या हो जाएगी, उस हमारी चेंज हो जाएगी। वहां पे अगर पहले चाइनीज करेंसी थी तो अब इंडियन करेंसी, तो पॉसिबल है लेकिन हमको ऑपरेशंस को भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा ना, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा। तो सर हम अगर बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हैं, अब हो सकता है कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा एवरेज हो, ये समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप इतना ध्यान रखो जिस कंट्री में सेल परचेज, जिस करेंसी में आप सेल और परचेज करते हो और लेबर का पेमेंट करते हो, वो करेंसी फंक्शनल करेंसी। सिंपल भाषा क्या बोल दिया सर आपने, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट के लिए जो कई बार दिमाग नहीं लगा पाते। एक ही बात याद रखो, जिस करेंसी में इनवॉइसिंग होती है वो फंक्शनल करेंसी है, जिस करेंसी में परचेस करते हैं वो फंक्शनल करेंसी है। सर प्री डिनोमिनेटली ऐसा नहीं, हमने सर ₹5 का माल, $200 का माल ऑस्ट्रेलिया से खरीद लिया, सर क्या आप, ऐसा नहीं होता बेटा। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर हमने अगर हमने बात, ऐसा हो सकता है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डालें और सारा का सारा माल ऑस्ट्रेलिया से खरीदें, सर हो सकता है ना। सर एक और एग्जांपल, जैसे अभी सूरत में वहां पे मूर्ति बनी थी, कोई अमेरिकन, वो जो बनी थी ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उसके लिए लेबर चाइना से आ रही है, लोहा जापान से आ रहा है, अब छोटा मोटा गुड्स इंडिया से खरीद लिया है, तब क्या करे सर, तो वो केस टू केस बेसिस होगा ना बेटा। अब बोले चाइना की लेबर आ रही, तो मैं लेबर कहीं से आ रही उससे मैटर नहीं, हम पेमेंट किस करेंसी में कर रहे हैं ये देखो ना। इंडियन, अगर चाइनीज लेबर को बुलवा के भी आप पेमेंट इंडियन करेंसी में कर रहे हो, तो फिर अगर किसी फॉरेन कंपनी ने वो ऑपरेशन लिया है तो दैट विल बी योर फंक्शनल करेंसी। तो फंक्शनल करेंसी के लिए सर हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिसमें हम माल खरीदते हैं, जिस करेंसी में हम माल बेचते हैं, जिस करेंसी में हम बोरो कर लेते हैं, वो भी हमारी फंक्शन, ये सारे केस टू केस बेसिस पे देखे जाएंगे। अब सर एक ने बोला कि सर हमने तो माल इंडियन रुपीस में खरीदा, बोरो हमने जापान से करा, तो आपको सब्सटेंशियल पोर्शन देखना पड़ेगा, क्या लोन इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके बिना ऑपरेशन ही नहीं स्टार्ट हो सकता था, तो फिर जापानीज करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। केस टू केस डिपेंड करेगी। तो
तो इसीलिए लिखा है सेकेंडरी एग्जाम्पल में, एंटिटी बाय और सेल ऑन अ क्रेडिट बोरोर लैंड। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल। अब सर हमने फंक्शनल करेंसी पहचान ली, तब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, वो वाला एस्पेक्ट आप लोग बताएंगे। अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के काम से आएगा आपके। सर ये है यूएसडी, है ना, यूएस कंपनी। ठीक है सर, ये यूएस कंपनी है और ये है इंडिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। यूएसए कंपनी ने इंडियन कंपनी को डायरेक्शन दिया, बोले आपके यहां लेबर बहुत सस्ती है, बस बाकी सारा का सारा माल आपने ऑस्ट्रेलिया में ही ट्रांसफर करना, और जो बिलिंग होगा यहां पर, बिलिंग जो होगा वो एयूडी में होगा। बिलिंग क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगा। सारा माल बनाओ और उठा के ऑस्ट्रेलिया में बेच दो। अब यहां पर तीन करेंसी इन्वॉल्व हो गई है। एक हो गई है फंक्शनल, हमने यूएस कंपनी ने इंडिया को बोला कि जो भी बिलिंग होगी ना वो एयूडी में ही करना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करना है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो फंक्शनल करेंसी और एक फॉरेन करेंसी, ये एक गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं मैं आपको, और एक रिपोर्टिंग करेंसी। अब कंपनी क्योंकि इंडिया में थी तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएनआर में बना दिए। सबसे पहले तो ये पहचानो कि फंक्शनल कौन सी है और रिपोर्टिंग कौन सी है और फॉरेन करेंसी। 90% बच्चे पहचान गए जो पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों से पूछा है कि सर यहां पर रिपोर्टिंग तो सबको पता है सर यूएसडी है, और हमने बोला सर पहले सेल देख लेंगे, जब सारी बिलिंग सारा इनवॉइस सारा सब कुछ सेल प्राइस उसी के ऊपर डिपेंडेंट, सेल ज्यादा बड़ा फैक्टर है, तो एयूडी फंक्शनल हो गई। लेकिन सर माल भले ही ऑस्ट्रेलिया में बेचा हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो किस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, एयूडी में बनाती है ना, इंडियन गवर्नमेंट सॉरी आईएनआर में बनाती है। तो क्या सीधे आईएनआर टू यूएसए चले जाए, कन्वर्ट कर दें, यस और नो, बस यही बात का आंसर देना है। क्या सर अब जब अपनी यूएस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे तो क्या वो आईएनआर को यूएसडी में बदल ले, यस और नो, बस यही क्वेश्चन मेरा आप लोगों से। कितने लोग नो लिख रहे हैं, 30 सेकंड सोचिए कि सर क्या सीधे आईएनआर टू यूएसए में बदल दें, बस यही सोचना, और नहीं बदले तो क्या करें ये भी सोचना। मैं 30 सेकंड में आ रहा हूं, एक गिलास पानी पी के बस। तो एक बात आप गोल्डन रूल बना लें, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक गोल्डन रूल जो मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी फॉरेन करेंसी से रिपोर्टिंग करेंसी में नहीं जा सकते। क्या बोला सर आपने, फॉरेन करेंसी से कभी भी रिपोर्टिंग करेंसी में नहीं जा सकते। पहले फॉरेन करेंसी को किस में बदलना पड़ेगा, फंक्शनल करेंसी में, और फंक्शनल टू रिपोर्टिंग होता है। समझ में आ गया सबको? कौन सी भाषा में बोला है, हिंदी भाषा में, मातृभाषा में। अब इंग्लिश में बोल दूं सर, फॉरेन करेंसी
never be converted into reporting currency. First we have to convert foreign currency into functional. After that functional currency will be converted into इसमें रिपोर्टिंग करेंसी में। तो एक गोल्डन रूल के साथ साथ आपको एक चार्ट बना के दे देते हैं कि ऐसी सिचुएशन, अच्छा ये सिचुएशन कब अराइज हो सकती है, कब अराइज हो सकती है, जब कितनी कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व हो। हाँ ये बात समझ में आ गई लता कुमावत में। सब लिखते जाओ कि ये जिसको, हाँ यूनुस ने सबसे बढ़िया बात लिखी, कई लोग लिख रहे हैं 3 और जो बहुत समझदार हैं वो कुछ और लिख रहे हैं, और कई लिख रहे हैं मिनिमम 3 और कई लिख रहे हैं मोर देन 3। अब देखो मतलब अभी भी इंटेलिजेंसी की परिकाष्ठा के पीक पे नहीं पहुंचे सर। ये कॉन्सेप्ट तभी अराइज होगा जब मोर देन 2 3 डायरेक्ट मत बोला करो, क्या बोला करो बेटा, जब, हाँ या एक बेटर वर्ड था, एक ने और लिखा सर व्हेन मल्टीपल करेंसी, आकाश तिवारी, और एक भाई साहब जब लिख रहे हैं मोर देन 3, वो जरा सोचें मोर देन 3 होगा तभी ये कॉन्सेप्ट अराइज होगा, मतलब 3 में ये कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होगा जो आप लिख रहे हैं आंसर। जब मोर देन 2 करेंसी इन्वॉल्व होती है तो सर आप एक सीधा सा चार्ट बना दो। अगर पहले फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन करेंसी 2 फंक्शनल। सर अब सिंपल सी बात करें, अगर इंडियन कंट्री है, इंडियन कंपनी है, उसने यूएसए में माल बेच दिया सीधे, एक ही 2 ही कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस सी बात है सर। अच्छा अब मैं एक कॉन्सेप्ट और पूछता हूं आपसे, एक बात आप बताना, एक यूएसए है उसने इंडिया में माल बेचा, ये बात अगर आपने बता दी तो आप बेसिक लेवल से इंटेलिजेंट है, इतना मैं कहना चाह रहा हूं। आप देखो इंटरनेशनल कोर्स कर रहे हो तो थोड़ा बेसिक से ऊपर होना पड़ेगा। आप यूएसए की कंपनी है और इंडिया में माल बेचा, आपने इनवॉइस कर दिया डॉलर में, बोले हमने इंडिया को बोला कि भैया कुछ भी हो जाए, माल कुछ भी खरीदो, पेमेंट तो डॉलर में होगा, बताइए क्या होगा इसके कारण। बस अगर ये बात का आंसर आपने दे दिया तो थोड़ा बेसिक से बेटर हुआ। सर यूएसए की कंपनी ने, हाँ अरुण तुमने ठीक लिख दिया है, बाकी मैं तो पहचान रहा हूं कि कौन कहाँ क्या है, क्योंकि कई लोग रहे फंक्शनल करेंसी यूएसडी करेंसी है ना, और एक लिख रहा है विकास गुप्ता ने और बड़ी बात लिख दी कि बोले सर हम पहले इंडियन करेंसी में यूएस को कन्वर्ट करेंगे। अरे बेटा यहाँ पे फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप सोचो कल को एक इंडिया में एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में माल बेच भी दे, बोले कोई मतलब नहीं आईएनआर से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यूएसए में बनाओ, जब सब कुछ इनवॉइस ही यूएसए में हो गया और पेमेंट भी यूएसए में करना है, सब कुछ यूएसए में ही है, तो सर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं लगेगा। IAS 21 की जरूरत कब होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज होता हो, जब क्या होता हो, फॉरेन के साथ में एक्सचेंज भी होता। अगर यूएसए कंपनी ने बोला कि भैया इनवॉइस भी डॉलर में ही होगा, पेमेंट भी डॉलर में ही होगा, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व ही नहीं है। क्योंकि हम बिल फॉरेन एक्सचेंज कब लगेगा, जब इनवॉइसिंग काय में होगी। तो एग्जामिनर MCQ में कई बार ऐसे पूछ लेता है, इनवॉइसिंग किस में होना चाहिए, डोमेस्टिक करेंसी में या फॉरेन करेंसी में। हाँ सर मजा आ गया सर, याद रहेगा ये बात कि सर जब तक इनवॉइस फॉरेन करेंसी में नहीं बनेगा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर आपने बिल्कुल सही समझा दी। अब जो बिल्कुल देखो एग्जाम पास कराना भी आपका पर्पस है ना बेटा, तो हमने तो सीधी बात समझा दी सर आपको। हम सर इन पंगों में नहीं पढ़ेंगे, हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम देखेंगे इनवॉइस किस में बना हुआ है, उस कंट्री सेल जिसमें सेल हो रहा है, सेल का पेमेंट हो रहा है, उस करेंसी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मान लेंगे, फंक्शनल करेंसी मान लेंगे सर।
सर इनवॉइस से रिलेटेड चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि उससे बहुत ज्यादा परचेसिंग हो रही है, उस कंट्री की करेंसी को हम फंक्शनल मान लेंगे। सर ये भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख लेंगे। सर ये भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो सर हम क्या देखेंगे? स्क्रीन पर पेन ना चलाएं, जिन्होंने पेन चलाया इसके कारण ये लेक्चर खराब हो जाता है। प्लीज इस स्क्रीन को पहले वो डिलीट कर दीजिए, जिनने चलाया है पेन। क्या नाम है इनका? अमित सिंह। अमित सिंह आप ही पेन हटाओ, उसको रेज करो जो स्क्रीन पे आपने लिख दिया है। तो हम क्या बोल रहे थे सर कि सर हम सेल प्राइस पता नहीं कर पा रहे, हम परचेस प्राइस पता नहीं कर पा रहे, सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी पता नहीं कर पा रहे, तो बेटा बोरो फंड कुछ तो सर कुछ भी पता नहीं कर पा रहे, तो बेटा फिर वो क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज का है नहीं, ये आप कुछ नहीं पता कर पा रहे, यही बात है। कुछ ना कुछ तो पता कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो चलिए सर अब हमको समझ में आ गया कि पहले आपने बोला कि फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल और फंक्शनल टू रिपोर्टिंग होगा। और क्या ऐसा हो सकता है सीधे फंक्शनल टू रिपोर्टिंग? यस हो सकता है। अच्छा ये फंक्शनल टू रिपोर्टिंग कब होगा बेटा? कितनी कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या दो से ज्यादा हो सकती है इस पोजीशन में? नहीं हो सकती सर, हो ही नहीं सकती सर इसमें। तो सीधे अगर फंक्शनल टू रिपोर्टिंग जा सकते हैं, फॉरेन टू रिपोर्टिंग नहीं जाते, फॉरेन टू फंक्शनल और फंक्शनल टू रिपोर्टिंग। आई गेस अभी ये बात सबको समझ में आना शुरू हो गई। दैट्स वेरी गुड। चलिए क्लास एक मोमेंटम पे आ गई है, 1 घंटे में आपको ये बात समझ में आ गई। सोचिए कितना स्लो हमें चलना पड़ रहा है इसके लिए, बिकॉज ये वेरी टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीरीज। आपको ये बात समझ में आ रही है मतलब आप पास हो रहे हैं, अब आप आंसर दे रहे हैं। चलिए क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, शीट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि सर जब कभी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस होंगे तो वहां पर डेट्स इन्वॉल्व होंगी। एक होगी ट्रांजैक्शन डेट, एक होगी रिपोर्टिंग डेट, और एक होगी पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट। तो एक बात ध्यान रखिए, तो यहां पे मैंने समझा दिया है कि ट्रांजैक्शन डेट मैंने लिख दिया बिल्कुल सिंपलीफाई लैंग्वेज में, और एक भैया को बिठा दिया लैपटॉप पे लिख रहे हैं वो, कि ट्रांजैक्शन डेट हमें हमेशा पता होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन डेट इज द डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड अंडर यूएस गैप और आईएफआरएस। सीधी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप मुझे बताओ, माल 25 जनवरी को बेचेंगे और पेमेंट हमें लेट से 15 अप्रैल को मिलेगा, और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च है, तो ट्रांजैक्शन डेट कौन सी हो गई? 25 ऑफ जनवरी, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया। 31 मार्च इज योर 31 मार्च कौन सी डेट? सर रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट। और बैलेंस शीट डेट के बाद है सेटलमेंट डेट, पेमेंट डेट। तो इन तीनों डेट्स में अलग अलग रेट होने की पॉसिबिलिटीज हैं सर। हाँ सर पॉसिबिलिटीज हैं। तब इन अलग अलग डेट के ऊपर एक्सचेंज गेन आ जाएंगे। तो आप देखिए वहां पर पहली लाइन के ऊपर आप नोट कीजिए क्या लिखा है मैंने। एक वर्ड के ऊपर पहले ए के बाद एक वर्ड लिखा, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन नहीं लिखा। सबको समझ में आ गया ना ट्रांसलेशन और ट्रांजेक्शन के बीच में डिफरेंस? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है कि जिसको अभी भी ये ट्रांजेक्शन ही नहीं है? तो सर ट्रांजेक्शन आप समझ गए। सर ट्रांजेक्शन का एक और सिंपल से, सेल ट्रांजेक्शन, परचेस ट्रांजेक्शन, बाइंग ऑफ एसेट्स ट्रांजेक्शन, गिविंग लोन, बाइंग लोन, लेंडर बोरो, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन। तो अब देखिए ट्रांजेक्शन के साथ में एक और बात, ट्रांजेक्शन गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है फ्रॉम चेंज इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द फंक्शनल करेंसी एंड द करेंसी इन विच द ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड। अब मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, क्या ट्रांसलेशन गेन, ट्रांसलेशन गेन कब आएगा? ट्रांसलेशन गेन कब आना चाहिए?
इन विच ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड, या वहां कुछ और बात लिखी होनी चाहिए, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस बात को पिक कर सकता है। देखो वहां पर उन्होंने क्या लिखा है कि ट्रांजेक्शन इन फंक्शनल करेंसी और करेंसी इन विच द ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड में आता है। तो अब मैं आपसे एक एग्जांपल देकर फिर से पूछूंगा, देखो मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, इसीलिए मैंने आपको सैटरडे बड़े आराम से एक हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि इस बार सलूजा जी बिल्कुल 2.5-3 घंटे की क्लास लेंगे, 3-3 घंटे की लंबे लंबे आर, ताकि आपको समझ में आए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है, छोटा सा एग्जाम्पल भी देंगे और आपको से पूछेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब आप बताना ट्रांसलेशन गेन कौन सा है और ट्रांजेक्शन गेन कौन सा है, ठीक है। चलिए बेटा, ये थे यूएसडी अमेरिका, हम एग्जाम्पल अमेरिका का ले रहे हैं ना बार बार, कोई नाराज मत हो जाना सर हमारी देश को कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम यहां पर इसका नाम लिख देते हैं पेरेंट, ठीक है बेटा। अब आपको याद रहेगा, अब इंडिया का हम एग्जाम्पल लिख देते हैं कि ये है हमारी फॉरेन करेंसी, क्योंकि अब मैं आपको कुछ और समझा रहा हूं इसलिए मैं आपसे वो नहीं पूछूंगा, फॉरेन करेंसी, और ऑस्ट्रेलिया है हमारी फंक्शनल। हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है, ये फंक्शनल करेंसी है। हमने जो इनवॉइस है वो 1 लाख INR में बनाइए। ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया, मतलब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के केपेबल हो जाएंगे बेटा। सर 1 लाख रुपए में इनवॉइस हुई है फॉरेन करेंसी में, और उस दिन रेट है $1 इज इक्वल टू 60 INR। रेट अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, अभी ये लिख दिया। और 1 USD इज इक्वल टू 1.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है बेटा। अब आप मुझे जरा ट्रांजेक्शन गेन बता दो। अगर आपने ट्रांजेक्शन गेन बता दिया और ट्रांसलेशन गेन बता दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप सही ट्रैक पे हो। बस आप लोगों को समय लेना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। ट्रांसलेशन गेन वर्सेस ट्रांजेक्शन गेन आप लोगों ने बता देना, अगर आप ये बता सकते हो तो आप समझदार हो चुके हो। और ये बताना तो थोड़ा बड़े अमाउंट में बताना है ना, ये 0.5 पैसा, ये 2 पैसा, ऐसा तो नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता इतना कम आया होगा। और आज का ये जो लेक्चर है प्रॉपर रिवाइज करके कल बैठना, आज ही डाल दूंगा इसको, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ताकि LMS में थोड़ा सा देर से भी आ जाए तो यूट्यूब पे आप लोग देख लेना, इसको लिंक शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ताकि कल आप जब बैठें तो हम और अच्छे से इसको समझ सकें। अब मैं ये देखना चाहता हूं कौन करेंसी पहचान लेता है। यहां पर हमें मल्टीपल डेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ इनरोल्ड एजेंट वाले बच्चे इस क्लास में आ गए, गलती से आ गए होंगे। ग्रुप पे, एक कॉमन ग्रुप पे मैंने मैसेज छोड़ा था, उसमें मैंने लिखा हुआ है आप जब मीटिंग ज्वाइन करें तो देखें ये EA की क्लास नहीं है, ये है अलग प्रकार की क्लास है। तो इनरोल्ड एजेंट वालों को कुछ समझ में नहीं आने वाला इसमें, टैक्सेशन की क्लास में ना। तो निर्मल ये क्लास आप गलत आ गए हैं, वो क्लास लगती है 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। जल्दी टाइम चेंज होने वाले हैं वैसे सभी क्लास के। सर आपने एक बात समझाई थी कि फॉरेन करेंसी से, अब आप थ्योरी भी पढ़ो,
अब सबसे पहले तो आपको ये समझाया गया था कि फंक्शन अदर करेंसी फॉरेन करेंसी को जो फंक्शनल करेंसी में बदलेंगे, है ना, तो सर सबसे पहले अदर डेट भी तो चाहिए। सारे बच्चे तो ऐसे ही सॉल्व करने लगे, मैंने बात बात में लिखा ही नहीं, ये तो ये डेट थी। अरे तो आपको अलग डेट भी तो चाहिए ना। ये तो ट्रांजिश कब सब लोगों ने तो लिख भी मारा गेन वेन, वो अंकुर ने सही ध्यान दिया कि सर अभी दूसरी डेट तो दी नहीं आपने। ये ट्रांजेक्शन डेट है और ये है आपकी रिपोर्टिंग डेट, है ना। रेट भी तो अलग अलग चाहिए ना, तभी तो आओगे, अदरवाइज कैसे आओगे। ये रिपोर्टिंग डेट आ गई, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ ये रिपोर्टिंग डेट कर दिया हमने, और यहां पे हम कर देते हैं। अब क्वेश्चन बना है सही, मैंने ध्यान नहीं दिया आप लोगों को बातों बातों में, अंकुर ने सही लिखा है। अब बताओ बेटा, असली बात तो अब होगी। अब आपको सोचना आना चाहिए कि सर क्या क्या हुआ होगा, बस यही सोचना आना चाहिए। सर जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तो सर सीधी बात है, फॉरेन टू पहले किस में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे ना। अरे पहले किस में जाएंगे बेटा, फॉरेन टू फंक्शन। अब यहां साफ लिखा है, बड़े ध्यान से देखो, ये फॉरेन करेंसी है ना, ये फॉरेन करेंसी है ना। 1 लाख रुपए तो जिस दिन ट्रांजेक्शन किया होगा, तो उस दिन रिकॉर्डिंग की होगी फंक्शनल करेंसी में। फॉरेन टू सीधे फंक्शनल, फॉरेन टू फंक्शन, तो जिस दिन हमने, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन गया तो अलग लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, कहीं भटक जाएंगे इसमें, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए तो आपको रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है इसमें, कि सर 1 लाख इंडियन रुपीस डिवाइडेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी हमको सीधे फंक्शनल में बदलना है ट्रांजेक्शन डेट पे। तो उस दिन ट्रांजेक्शन डेट पे $1 इजिकल टू 60 इंडियन रुपीस थे। तो सीधी बात है, अगर यहां पे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाएगा। इस पे रिकॉर्ड करोगे ना, फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, आकाश तिवारी ने बिल्कुल स्टेटमेंट एक्सेल बना के पहुंचा दी है, वेरी गुड। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ट्रांजेक्शन डेट। ये बात जिसको नहीं समझ में आई सबसे फटाफट लिख दो कि सर ये क्या कर दिया है। सबसे पहले तो ये ट्रांजेक्शन डेट है, ट्रांजेक्शन डेट हो गया। किसी को कोई डाउट कि सर हमने फॉरेन करेंसी में माल बेचा, तुरंत फंक्शनल में करेंसी कर दिया। अब जब बैलेंस शीट की डेट आएगी, तो हमने क्या बोला, सर हम कभी भी सीधे नहीं जा सकते सीधे, तो उस दिन हमको पता करना पड़ेगा कौन सी डेट पे, 31 मार्च को। अच्छा 80 हो गया, तो सर यहां पर जाएंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 80 करेंगे, ये हो गया ना। ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग डेट। तो आपने सर एक बात ध्यान रखना है कि जब फॉरेन टू फंक्शनल कन्वर्ट करते तो उस गेन को क्या बोलते हैं, इस गेन और लॉस को। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा गेन बोलते हैं, जल्दी बताइए। अच्छा एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये 1 लाख डिवाइडेड बाई 60 क्यों किया। अरे अनरियलाइज गेन की बात नहीं बोल रहा हूं, इस प्रकार के गेन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन की ट्रांजेक्शन। हम्म, ये ट्रांसलेशन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बदल रहे हैं बेटा, ये है आपका ट्रांजेक्शन गेन। तो सीधी बात है, और हमने सेल की बात की थी, तो पहले हमको ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने मिलने थे ट्रांजेक्शन डेट पे, 1667। अब ये कितने में बदल गए, 1250 में बदल गए, तो ये तो लॉस हो गया ना सर। हो गया कि नहीं हो गया।
इस लॉस को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन लॉस। तो अब आप वापस से थ्योरी पे जाइए, मैं वापस से आपको थ्योरी पे लेके चल रहा हूं क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, टेक्निकल पार्ट है। फिर से आप आइए, अब उसमें आप पढ़िए, क्या पढ़िए सर, उसमें एक वर्ड लिखा था ना, टेक्निकल पार्ट है ये वाला। चलिए सर वो ले आइए, जल्दबाजी नहीं करना है हमें। ट्रांजेक्शन देखो, गेन इज रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द फंक्शनल करेंसी एंड द करेंसी इन विच द ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड। तो सर ट्रांजेक्शन हमारा आईएनआर में डिनोमिनेटेड था और फंक्शनल करेंसी हमारी किस में थी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी। तो हमने इंडियन रुपीज से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट किया और इस प्रकार के कन्वर्जन के कारण जो गेन आया दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन गेन। इसी को हमने क्या बोला है? ट्रांजेक्शन गेन के नाम से जाना। अब ये बात भी आपको समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, वापस से उसी पे जाऊंगा। अच्छा कुछ कैलकुलेशन में मैंने कम ज्यादा लिख दिया तो देख लेना बेटा ना, समझाते समय आप लोगों की चैट पढ़ते समय 1 लाख डिवाइडेड बाई 60, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ये गलत लिख दिया क्या मैंने? ये नहीं, प्रियंका जी लिख रहे हैं ना। अब देखो कुछ स्टूडेंट गलत लिख देते तो फिर सर 1 लाख डिवाइडेड 60 इज 6000, यू रोट 1667, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? कहाँ गलत लिख दिया बेटा? आप प्रियंका जी आप लिख रहे हैं कि सर, अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसा लिख देते हैं ना तो फिर अपन हम अब मैं हो सकता कि अब यहाँ देखो आपके सामने लिखा, क्या गलत लिखा है मैंने? 1 लाख डिवाइडेड बाई, सही तो लिखा है 667। प्रियंका जी आप देखिए 1 लाख को 60 से डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे करके देखो, आपने तो मेरे को टेंशन में डाल दिया। चलिए, तो ये समझ में आ गया सबको। अब यहां पर आते हैं बेटा, यहां पर इतना समझ में आ गया। अब ट्रांसलेशन गेन के बारे में बात करें तो ट्रांसलेशन गेन के लिए क्या है? पहले फंक्शनल टू, फंक्शनल टू, फंक्शनल टू क्या? रिपोर्टिंग, ठीक है। हाँ ये बीच में बेटा आप लोग तो अब देखो, लेकिन मैं आप लोगों के डाउट को भी इग्नोर नहीं करना चाहता। अब क्या होता है ना कि एक टीचर को समझो, एक टीचर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ा रहा, आप किसी ने लिख दिया सर आपने वो 1667 क्यों लिख दिया, तो मेरा ध्यान चला गया, फ्लो चला गया, मैं 60,000 ढूंढना शुरू हो गया, तो इससे थॉट निकल जाता है। इसीलिए समटाइम मैं चैट को बहुत, आपको चैट का मौका दिया है, उसको यूज करो प्रॉपरली, नहीं तो टीचर चैट पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन नहीं समझा पाएगा उस टाइम आपको। अब सर अगली बात हम कर रहे हैं कि फंक्शनल टू रिपोर्टिंग पे आए तो सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन डेट पे देखना पड़ेगा ना। ट्रांजेक्शन डेट पे हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी थी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी ना, ये 667 लेना था हमें। उस दिन रेट क्या था भैया? ट्रांजेक्शन डेट पे 1.5 था, है ना। तो अब आपने देखा कि 1 यूएसडी इज इक्वल टू 1.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ये तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ना AUD, ये ऊपर AUD है ना, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी सोचना आना चाहिए। ये सोचना आना चाहिए कि डिवाइड करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सर अब ये तो नहीं सिखा सकता डिवाइड और मल्टीप्लाई बेटा, फिर वो थोड़ा सा ना बहुत ही बेसिक लेवल पे चले जाएंगे, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि डिवाइड कर देते हैं 1.5। तो ट्रांजेक्शन डेट पर हमारे पास आ रहा था 1111 USD, हमको मिलना इतना चाहिए था। लेकिन जिस दिन हमने ट्रांसलेट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हमारे पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, हमारी तो सब्सिडरी है ना वो, हम ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बात थोड़ी कर रहे हैं, अब वो हमारी सब्सिडरी है। तो हमने क्या किया, अब यहां पर आएंगे तो 1667 डिवाइडेड बाई कितना कर दे 1.70, तो 981, तो बीच का लॉस निकाल दो आप। कोई था स्टूडेंट जिसका बिल्कुल सही था ये 130? किसी का था तो वो बता दीजिए।
कोई था ऐसा स्टूडेंट? हम्म, थे कुछ स्टूडेंट थे। यूनस, मनोज गुप्ता और मैंने इधर डिवाइड गलती की है क्या? अच्छा, 17 से डिवाइड हो गया है। मैंने कहा, मैंने तो सही से डिवाइड किया। अच्छा, किसी ने और ने 17 से कर दिया। क्लियर है ये? ये लॉस है ना? आया मजा? कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अब बताइए किसको ये बात समझ में नहीं आई? इस छोटी सी बात को समझाने के लिए हमने 1.5 घंटा ले लिया बेटा। कितना ले लिया? 1.5 आवर। लेकिन मेरा मानना है कि आपको पक्का हो गया होगा। कोई स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में नहीं आई, सर ये क्या क्या कर रहे हो आप? अब एक हो भी सकता है कि सर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी अलग डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और यूएस कंपनी या सब्सिडरी अलग डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और पेरेंट अलग डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तब क्या करेंगे? चलो ये बताइए। तब क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों का? अलग अलग डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या होगा? सोचिए, थोड़ा लॉजिक से बनाइए। क्या करना चाहिए? क्योंकि सर रिपोर्टिंग डेट दोनों की अलग अलग हो सकती है ना। क्या करोगे आप? क्या करोगे? अलग अलग डेट है तो आंसर दीजिए। तो कभी भी ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन में पढ़ाऊंगा आपको, सब्सिडरी और पेरेंट का कंसोलिडेशन हो ही नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डेट पर प्रिपेयर्ड ना हो। ये बात याद रहेगी सर कि कंसोल, ये सब कंसेप्ट कब होगा? ट्रांसलेशन कब होगा? ट्रांसलेशन कब अराइज होगा? जब वो आपकी सब्सिडरी है। तो आप आने वाले समय में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बात को सीखेंगे कि सिंगल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सिंगल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसमें आपको ये सारी बातें क्या है समझाई जाएंगी। आई गेस आपको सबको ये बात क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब आपको 1.5 घंटा मेरा हो गया, थोड़ा सा मेरा मुंह दुख रहा है, तो 5-7 मिनट का हम गैप लेंगे, है ना, 5-7 मिनट का। तो आप लोग भी, मैं इस मीटिंग को क्लोज नहीं कर रहा हूं यहां से, सेकंड पार्ट, क्योंकि एक साथ सेकंड पार्ट शुरू करूंगा ना। तो आप लोग भले मीटिंग में बैठे रहिए, कुछ चैट में पढ़ने नहीं जा रहा हूं। मैं 5 मिनट पानी पीऊंगा, सिर्फ वॉइस रेस्ट लूंगा, ताकि मैं वापस उस एनर्जी से आपको 1 घंटा और इंपॉर्टेंट चीजें समझा सकूं, है ना। तो आप लोग भी 10-1 मिनट का रेस्ट ले लो, कोई चिंता नहीं है ना। चलिए, सो सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी के कन्वर्जन के बारे में, ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टेप्स बताई गई हैं, तो उस स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा यहां से टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होगा। आई गेस आप सभी लोग कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक स्टेप ऑफ ट्रांसलेटिंग फॉरेन करेंसी अमाउंट इनटू फंक्शनल करेंसी। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। क्या पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए वो मैं आपको बोलकर बता रहा हूं कि सर हमेशा फॉरेन करेंसी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ऊपर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, फॉरेन करेंसी अमाउंट इनटू फंक्शनल करेंसी में आपको कन्वर्ट करना होगा। सब ठीक है, ये बात आपने पहले अभी बताई। तो क्या करें, उसकी स्टेप्स क्या है? द रिपोर्टिंग एंटिटी डिटरमाइन इट्स फंक्शनल करेंसी। तो सबसे पहला काम आपको यह देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सर। क्या पहचानना पड़ेगा? कि फंक्शनल करेंसी कौन सी है। और जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उसको फंक्शनल करेंसी में हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। तो आई गेस आप सबको ये बात क्लियर हो गई। सर आपने एक बात बोली कि पहले हम फॉरेन करेंसी को पहचानेंगे, उसके बाद हम किसको पहचानेंगे? फंक्शनल करेंसी को, और फॉरेन टू फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने किया हमारे एग्जाम्पल में। उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। अब ये मैंने एक बिल्कुल बहुत क्रिप्स में आपको लिख के दिया है, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, पहले इसको पढ़ लीजिए बस। एग्जाम्पल दिया है मैंने,
फॉरेन करेंसी transactions, the term of foreign currency transaction are stated in the currency different from the entity's functional currency. अब आपको ये बात समझ में आ गई सर कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि अगर वो ट्रांजेक्शन अदर देन फॉरेन फंक्शनल करेंसी में क्या हो, स्टेटेड हो मतलब लिखा हुआ हो। उसके बाद एग्जांपल दिया है मैंने, इफ एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इन यूएस डॉलर, देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, इफ एंटिटीज हुज फंक्शनल करेंसीज यूएस डॉलर परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट फ्रॉम जर्मनी एंटिटी, पेमेंट इज टू बी मेड इन यूरोज, the initial measurement of transaction must be in the reporting entity's functional currency, the exchange rate is used in the rate effect on the date of transaction was initially recognized। क्या सर बहुत टेक्निकल बात लिखी कि जो हम बता पढ़ चुके हैं वही लिखा है? सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, क्या कुछ ऐसा हमने लिख दिया सर कि जो बिल्कुल हवा वाली बात हो गई? नहीं सर, ट्रांजैक्शन डेट पता करेंगे और फॉरेन करेंसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे सर? फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। आई गेस यहां पर आपको बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। सर फॉरेन करेंसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के रेट लेना, मैंने रेड अक्षर में वहां पे मेंशन कर दिया कि इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पर होगा? द डेट द ट्रांजेक्शन वॉज इनिशियली रिकॉग्नाइज। तो जिस डेट पर ट्रांजेक्शन किया है उस डेट पर हम इसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे बढ़े, अब आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। ये एग्जाम्पल मैंने यूएससीपीए की एक बुक से लिया है, तो अब आपको यहां पर मेंशन कर देते हैं। ये यूएस गैप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिल गया। अब आप लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए, फिर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ऑन 15th ऑफ नवंबर, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। ऑन 15th ऑफ नवंबर 15th ईयर 1, JRF कॉर्पोरेशन है यूएस एंटिटी, परचेज्ड एंड रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम पेरिस कॉर्पोरेशन। देखो क्या लिखा है, यूएस की कंपनी ने 15 नवंबर को पेरिस कॉर्पोरेशन से गुड्स खरीदा, और पेरिस कहां पर है? फ्रेंच एंटिटी है। द ट्रांजेक्शन इज फिक्स्ड इन द यूरो एंड कॉल फॉर जेआरएफ टू पे 500,000 यूरोस ऑन जनवरी 15 ईयर 2। यूएस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कहां पर एंड हो जाता है? 31 दिसंबर को। ऑन नवंबर 15 ईयर 1, यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट इज 1.221 यूरो। इसका क्या मतलब हुआ? एक यूरो में 1.2 डॉलर आते हैं या एक डॉलर में 1.2 यूरो आते हैं? ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, कई लोगों को यही समझ में नहीं आता है। एक्सचेंज रेट इज 1.2 डॉलर टू 1 यूरो। क्या मतलब हुआ? 2 लिखा, 2, एक यूरो इज इक्वल टू 1.2 डॉलर और 1 डॉलर इज इक्वल टू 1.2 यूरो। तो सर सीधा तो लिखा है वहां पे 1.2 डॉलर टू 1 यूरो। अब मुझे बताइए कि सर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हमें ट्रांजेक्शन किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना चाहिए? आप लोगों को सोचना पड़ेगा। वैसे आंसर सामने लिखा हुआ है सर, 500,000 मल्टीप्लाई 1.2 कर दिया हमने एक्सचेंज रेट, तो हमने हमारी बुक्स में 600,000 डॉलर में क्या कर लिया है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या फंक्शनल करेंसी और रिपोर्टिंग करेंसी सेम हो सकती है क्या? आप लोगों से क्वेश्चन है। क्या ये वही एग्जाम्पल है सर कि सर फंक्शनल करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना बेटा। यहां पर यूएस कंपनी है, साफ लिख रहे हैं कि यूएस कंपनी है, और एक यूरोप की कंपनी है, पेरिस कॉर्पोरेशन है, फ्रेंच एंटिटी है,
उसकी करेंसी क्या है, यूरो है, और हमारे देश की कंट्री की करेंसी, अब अमेरिका के हिसाब से क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंडिया मत ले आना यहां पर। तो सर सीधी बात है, आपने क्या किया, ये जो 5 यूरो था इसको आपने सीधे $1.2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 1 यूरो में 1.2 क्या आ जाते हैं, डॉलर आ जाते हैं। तो हमको 5 लाख यूरो लेना था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से, तो $600,000 क्या हो गया। तो हमने हमारी जनरल एंट्री ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कर ली, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल। अब इस डेट को हम बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन डेट। हाँ सर। अब उसके बाद नीचे मैंने मेंशन किया है इसी एग्जांपल में कि 31 दिसंबर जबकि यूएस बेस्ड कंपनी का ईयर एंड था, यूएस बेस्ड कंपनी का जो ईयर एंड था वो 31 दिसंबर था, अगर आप देख पा रहे हैं। हाँ सर, उस दिन रेट क्या हो गया, 1.4। तो अब मुझे जो पहले $600,000 पे करना था, अब वो मुझे अगर 500,000 यूरो मल्टीप्लाई 1.4 करूं तो वो कितना हो जाता है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख हो जाता है। तो $6 लाख से $7 लाख पे करने पड़ेंगे, तो 1 लाख का नुकसान हो गया। तो मैंने इस लॉस को कहां डाल दिया। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये लॉस कहां आएगा, अभी इस लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या हो गया, $100,000 को डेबिट कर दिया, और अकाउंट्स पेबल को हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। ये कौन सी डेट थी सर। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे सर ये 1.4 कैसे आया, इस बात का आंसर दो जरा बेटा। क्लास में बैठे बाकी बच्चे, एक स्टूडेंट ने लिख दिया सर ये 1.4 कहां से आया, क्या मैंने कैलकुलेट किया 1.4। पंकज थिरोरिया लिख रहे हैं कि सर ये अरे भैया जी वो कौन सी डेट है, रिपोर्टिंग डेट पर आपको एक्सचेंज रेट दिया है, क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा कि 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होते हैं, उस दिन रेट चेंज हो गया। जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया था उस दिन 1 यूरो में $1.2 आते थे, अब बैलेंस शीट डेट पे 1 यूरो में $1.4 आते हैं। तो इसका मतलब सर यहां पर यूरो क्या हो गया है, अप्रिशिएट हो गया, यूरो स्ट्रांग हो गया है। तो यूरो अगर स्ट्रांग हो गया है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बीइंग ए यूएस बेस्ड कंपनी ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे यूरो को खरीदने के लिए, तो ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे। तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो 1.4 कहां से आ गया। चलिए आगे बढ़े, फिर हम बात करें सर 31 दिसंबर खत्म हो गई, फिर सेटलमेंट डेट आए। सेटलमेंट डेट पर क्या रेट हो गया है 1.55। तो ध्यान रखिए 1.4 का रेट हो गया 1.55। तो यहां पे नुकसान हुआ या फायदा हुआ, अगेन तो सर 15 पैसे, अगर आप इसको यहां से डिफरेंस के, फिर अगेन लॉस हो गया। तो 1.55 माइनस 1.4 कर दिया सीधे हमने, तो लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। और अकाउंट्स पेबल 7 लाख क्यों डेबिट किया, सर सीधी बात है, पहले 1 लाख का लॉस हो गया था, 6 लाख थे, तो 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख हो गए। तो अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर दिया और पेमेंट कर दिया कैश में 7,75,000। तो लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन डेबिट कर दिया, तो 75,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सर 3 डेट थी, ट्रांजेक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट और एक सेटलमेंट डेट। ये तीनों डेट्स के बीच में हमने क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया। आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल से एग्जांपल था, कोई दिक्कत नहीं, बट इस एग्जांपल को घर पे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बात समझ ली सर। अब असली कहानी शुरू होती है आगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अब नोट्स आ रहे हैं तो नोट्स में वो सारी चीजों को पढ़ रहा हूं मैं। A foreign currency transaction should be recorded initially at the rate of exchange at the date of transaction. अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है सर, हमको डेट अचानक मार्केट में कोई ऐसी हलचल हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी ब्रैकेट में, कि वो रेट केवल 1 या 2 दिन के लिए चेंज हुआ था, हमको लगता आने वाले समय में ये रेट वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक बात लिखी है, यूज ऑफ एवरेज रेट इज परमिटेड इफ दे आर रीजनेबल अप्रोक्सीमेट ऑफ द एक्चुअल। सर हमने 25 जनवरी को ट्रांजेक्शन किया, उस दिन अचानक डॉलर में कोई मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गई थी जिसके कारण डॉलर खूब बढ़ गया, रूमर्स फैल गए थे। बाद में वो रूमर्स 2 दिन बाद शांत हो गए, $1 120 पहुंच गया, वापिस से 60 पे आ गया।
तो उन्होंने क्या बोला कि आप एवरेज रेट ले लो ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगे कि अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल। वैसे इन जनरली आईएफआरएस और यूएस गैप ने एक ही बात बोली है कि इनिशियल डेट पे ट्रांजैक्शन डेट को भी ट्रांजैक्शन डेट पर जो रेट है वही लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम एवरेज रेट को भी ले सकते हैं एज पर यूएस गैप और आईएफआर। थ्योरी बात थी। अब आगे बढ़े। सर सब्सिक्वेंट डेट पे क्या लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट पता है मॉनेटरी आइटम वर्सेस नॉन मॉनेटरी आइटम? क्या क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको पता है मॉनेटरी आइटम किसको बोलते हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम किसको बोलते हैं? यही समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर इस पैरा पे आएंगे हम लोग। कितनों को पता है मॉनेटरी आइटम? क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन जिनको पता है जरा डेफिनेशन लिखें, मैं देखना चाहता हूं कैसे पहचानते हैं। मोहम्मद छैया लिख रहे हैं नो पता सर। मनोज गुप्ता लिख रहे हैं दैट इज मॉनेटरी। क्या दैट इज मॉनेटरी? विच कैन बी ट्रांजेक्टेड इन दी मनी। ना 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 ना। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं, सिंपल सी। रिसीवेबल्स और पेबल जनरली कहलाते हैं मॉनेटरी आइटम्स। अब मुझे बताना लोन क्या आइटम है? लोन मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? लोन हमने बैंक से लोन लिया, मॉनेटरी नॉन कि नॉन मॉनेटरी? चलिए बच्चे लोग पहचानना शुरू हो गए। सर जी मशीनरी, मशीनरी क्या है? नॉन मॉनेटरी। सर स्टॉक नॉन मॉनेटरी है ना। चलिए तो सबको समझ में आ गया, फिर भी डेफिनेशन पढ़ा देते हैं आगे जाके आप लोगों को, नहीं तो आप बोलो कि सर हमको तो डेफिनेशन बता ही नहीं आपने। तो आगे पढ़ा देते, फिर वापस इस स्लाइड पे आएंगे। तो व्हाट इज मॉनेटरी एंड व्हाट इज नॉन मॉनेटरी पहचानना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा इज द राइट ऑब्लिगेशन टू डिलीवर। तो देखिए डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ, कितना आपको मिलने वाला है या कितना आपको पे करना है, ये डिटरमाइन हो इन यूनिट्स। जैसे सोचिए मैंने किसी को माल बेचा है तो मुझे पता है कि $10,000 मिलेंगे, या मैंने किसी से माल खरीदा है तो मुझे पता है $10,000 पे करना है। ये आपको करेंसी यूनिट्स में पता कर सकते हो ना, विच कैन बी रियलाइज और विच कैन बी पे। तो रिसीवेबल्स पेबल्स वो होते हैं मॉनेटरी आइटम। तो एग्जांपल लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, पेंशन टू बी पेड, मतलब जो भी, अगर मैं सिंपल बात करूं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, मतलब जो लायबिलिटीज, जो रिसीवेबल्स हैं और जो पेबल है, किसी से कुछ लेना हो और किसी को कुछ देना, उसको मॉनेटरी आइटम बोलते हैं। और नॉन मॉनेटरी आइटम के एग्जांपल है प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, सम प्रीपेमेंट्स। अब एक ने लिखा सर बोरो हो तो क्या होगा? बेटा बोरो होगा तो क्या होगा बताओ जरा, सुशील कुमार यादव तुम ही बताओ। बोरो क्या है? बोरो करना। लोन, लोन क्या है? रिसीवेबल है या पेबल्स है? लोन लिया है तो सर पेबल है, लोन दिया है तो क्या है? रिसीव। तो मॉनेटरी आइटम, इसमें क्या दिक्कत है? तो सर ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। अब एक बात बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पैरा, और सभी जगह ये बात बोली चाहे यूएस गैप हो, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग दी क्लोजिंग रेट। तो जितनी भी मॉनेटरी आइटम होगी उसको हमेशा क्लोजिंग रेट पे लेंगे। अब मुझे बताओ क्लोजिंग रेट कौन सी होती है बेटा? कौन सी रेट होती है? क्लोजिंग रेट कौन सी होती है जरा फटाफट बताना। क्लास में सभी प्रकार के बच्चे बैठे हुए इसलिए सबका ध्यान रखता हूं मैं, नहीं तो सबको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट। अगर बैलेंस शीट डेट बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, मैंने रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि क्वार्टरली भी बैलेंस शीट बन सकती है। तो आज के बाद जितनी भी मॉनेटरी आइटम्स है उसको किस पे ले लोगे बेटा? क्लोजिंग रेट पे। और नॉन मॉनेटरी आइटम, अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए? तो इक्विटी शेयर कैपिटल जनरली मुझे बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए? अब बोल रहे सर कैपिटल और लायबिलिटी साइड आती है, क्या कैपिटल किसी को वापस करना पड़ता है क्या? तो नॉन मॉनेटरी होगी। शेयर कैपिटल भी क्या होगी? तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पर, जिस डेट पर ट्रांजेक्शन किया उस डेट पर ही मेजरमेंट करते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर हम नॉन मॉनेटरी आइटम को
के कारण गेन आएगा या लॉस, या दोनों आ सकते हैं। नॉन मॉनेटरी में क्या आएगा बेटा, गेन और लॉस क्या आएगा। अब एक ने लिख दिया बोथ, बस अभी भी समझ नहीं पाए बेटा, गलत कर जाओगे एग्जाम में। श्रुति वानी लिख रहे बोथ। बेटा नॉन मॉनेटरी आइटम में ना तो गेन आएगा ना लॉस आएगा, सीधी बात। क्यों नहीं आएगा सर, नॉन मॉनेटरी आइटम को जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं और यहां लिख रहे हैं शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और ऐसी आइटम जो नॉन मॉनेटरी है, आगे लास्ट लाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है मैंने, पिंक इसीलिए कर दिया कि आप लोगों को याद रहे नोट्स पढ़ते समय। ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी आइटम कैरीड एट फेयर वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड एट द रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द फेयर वैल्यू वर डिटरमाइंड। बताइए ऐसी कौन सी आइटम होती है, आपको पहचानना है, पहचान लीजिए कौन सी आइटम होती है ऐसी नॉन मॉनेटरी आइटम कैरीड एट फेयर वैल्यू, कौन सी होती है ऐसी आइटम, किसी को पता है। स्टॉक। क्या बेटा फेयर वैल्यू, क्या बात करते हो अरुण कुमार, मशीनरी को फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, फिक्स एसेट्स को फेयर मार्केट वैल्यू, किसको किसने बताया आपको कि फिक्स एसेट्स को फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया। सर जी हम बात कर रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं, 3 कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट हमने पढ़े हुए हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, बेसिक क्लासेस, सुपर 75 पढ़ाई हुई है आपको बताया गया है। इन्वेस्टमेंट अगर डेट सिक्योरिटी हो और अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी हो तो कॉस्ट पे आते हैं, अवेलेबल फॉर सेल हो तो फेयर मार्केट पे आते हैं, डेट सिक्योरिटीज होती है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे आती है। सर वो तो आपने बड़ा वाला एग्जांपल दे दिया, सिंप्लीफाई IAS 2 में भी आप पढ़ेंगे इन्वेंट्री हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो इन्वेंट्री के लिए कौन सी रेट लेना चाहिए बेटा, कौन सी रेट लेना चाहिए, जिस दिन पर हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, उसकी जिस दिन पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मुझे बताइए इन जनरल इन्वेंट्री की फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट पे निकाली जाती है। क्या मैंने आज माल खरीदा कल वापस से फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा या कौन सी डेट पे निकालूंगा, इतना कॉमन सेंस है। तो सर क्लोजिंग डेट पर, रिपोर्टिंग डेट पर। तो सर हम एक नट शेल में ये रूल बना लेना, मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट पे और नॉन मॉनेटरी आइटम हमेशा किस पे लेना है, हिस्टोरिकल रेट पे। और ऐसी नॉन मॉनेटरी आइटम जो जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाती है तो 2 दिन पहले हो सकता है 31 दिसंबर के पहले आप फेयर वैल्यू का पता कर रहे हो, क्योंकि 31 दिसंबर को हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो संडे आ रहा हो, उस दिन आपको मार्केट में रेट ना पता हो। ये पॉसिबल है कि नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में वो डीलिंग नहीं हो पा रही है उसकी, उस डेट पे रेट ही अवेलेबल नहीं, तो 28 दिसंबर का रेट लेना पड़ रहा है सर। तो 28 दिसंबर को फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस दिन का क्या ले लेंगे, एक्सचेंज रेट ले लेंगे। हो सकता है ना कि 31 दिसंबर को संडे हो, संडे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है सर, तो 28 तारीख की प्राइस लेना पड़ रही है, 29 तारीख की लेना पड़ रही है। तो सर आपने तो हमें कसम खिला दी थी कि फेयर मार्केट वैल्यू लेना है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो हमको तो बैलेंस शीट मिल नहीं रही, तो इसीलिए लिखा है द रेट एग्जिस्टेड व्हेन द फेयर वैल्यू वर डिटरमाइंड। तो सर यहां पर हमारा काम खत्म हो गया। अब शुरू होता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, और इस लेक्चर को मैं यहां पर ही करूंगा खत्म, क्योंकि अगले आधे घंटे में ये लेक्चर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो मजबूरी में मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके लिए मुझे 4-5 एग्जांपल देने पड़ेंगे और 3 पेज बचा हुआ है, बस 4-5 ही पेज इसमें बचे हुए हैं। कल ये वाला कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे, उसको आप क्वेश्चन करोगे और उसको फिर मैं आपसे आपकी रिस्पेक्टिव क्लास में क्या करूंगा, डिस्कस करने वाला हूं। तो ये पहला पार्ट था जो कि हमने खत्म किया है।